और आज जो है ये लुसेंट में पॉलिटी कंप्लीट पढ़ाएंगे एक ही वीडियो में। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का अर्थ हो गया कि हम पढ़ेंगे वही चीज़ जो एग्जाम में आने की ज़्यादा संभावना हो। तो लुसेंट में हम पॉलिटी आज कंप्लीट देखेंगे, वन शॉट, इसलिए बोल दिए यहाँ पर हम वन शॉट पॉलिटी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए समझिएगा ध्यान से। तो पॉलिटी में हम क्या पढ़ेंगे? संविधान पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा संविधान की बात बोलेंगे तो संविधान मुझे क्या देता है? बोलने का अधिकार देता है, सुनने का अधिकार देता है, चारों ओर घूमने का अधिकार देता है। ये कौन देते हैं? संविधान देते हैं। ठीक है, अब समझिएगा संविधान में जो है, जब मूल संविधान मेरा जब बना था तो प्रारंभ में जो है, प्रारंभ में कितना अनुसूची था, कितना आर्टिकल था? समझिएगा, अनुसूची की संख्या कितनी थी? तो प्रारंभ में अनुसूची की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में 12 अनुसूची है। ठीक है, भाग की बात बोलेंगे तो प्रारंभ में भाग कितने थे? 22 भाग थे, लेकिन अभी कितना है? तो अभी लगभग 25 भाग है। ठीक है, अब समझिएगा प्रारंभ में आर्टिकल कितने थे? तो आर्टिकल 395 थे, लेकिन अभी अगर बोलेंगे तो 405 से ज़्यादा आर्टिकल है संविधान में वर्तमान में। ठीक है, तो धीरे धीरे हम इसे लपेटने का प्रयास करते हैं और पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे अनुसूची के बारे में। पहले क्या देखेंगे? अनुसूची के बारे में देखेंगे। तो समझिएगा ध्यान से, अनुसूची प्रारंभ में कितने अनुसूची थे? 8 अनुसूची थे। अभी कितने हैं? तो 12 अनुसूची है। तो कितना जुटा? तो 4 गो अनुसूची जुटा। 4 गो अनुसूची जुटा ना। अब देखिए 4 गो जो अनुसूची जुटा था वो समझते हैं। देखिए नौमा अनुसूची की बात बोलेंगे, क्योंकि 8 के बाद कौन आएंगे? 9 आएंगे। तो नौमा अनुसूची जो जोड़े गए थे, ये प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। प्रथम संविधान संशोधन, नौमा अनुसूची जोड़े गए थे। ये हुए कब थे प्रथम संविधान संशोधन? तो 1951 में हुए थे। ठीक है, और नौमा अनुसूची। ठीक है, अब देखिएगा 10वां अनुसूची कब जोड़े गए थे? तो 10वां अनुसूची जो जोड़े गए थे, ये गए थे, देखिए 10वां अनुसूची की बात बोलेंगे तो ये 52वां संविधान संशोधन के तहत जो है 10वां अनुसूची जोड़े गए थे। ठीक है, 52वां संविधान संशोधन। 11वां अनुसूची कब जोड़े गए थे? 11वां अनुसूची, तो 11वां अनुसूची जोड़े गए थे 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, 12वां अनुसूची कब जोड़े गए थे? तो 12वां अनुसूची जोड़े गए थे 74वां संविधान संशोधन। 12वां अनुसूची जोड़े गए थे। ठीक है, तो अब समझिएगा, तो टोटल अनुसूची हम आपको बता दिए। प्रारंभ में अनुसूची की संख्या कितनी थी? 8 थी। 4 को बाद में जोड़ा गया था, तो चारों हम बता दिए, 9, 10, 11, 12। ठीक है, कि कब किस दिन जोड़े गए थे और किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो अब अनुसूची जो है हम धीरे धीरे समझेंगे कि किस अनुसूची में कौन सी बात बोली गई है। अनुसूची, तो टोटल वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितनी है? 12 है। ये 12 अनुसूची को हम समझेंगे। देखिए पहला अनुसूची, दूसरा अनुसूची, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा। ठीक है, और 7वां। ओके, पहले 7 को देख लेते हैं कि किस अनुसूची में कौन सी बात बोली गई है। तो पहला अनुसूची में बोला गया है संघ एवं राज्य
छेद की चर्चा बोला गया है। संघ और राज्य छेद की चर्चा जो है ये पहला अनुसूची में है। ओके, जिसमें बोलेंगे कि इसमें कितना संघ शासित प्रदेश है और कितना राज्य है। तो संघ शासित प्रदेश की बात बोलेंगे तो अभी वर्तमान में 8 संघ शासित प्रदेश है, ठीक है। और राज्य कितने हैं तो 29, मतलब कितना राज्य है, 29 राज्य है। 29 नहीं 28 राज्य है ना, 28 राज्य है, ठीक है। क्या है, संघ शासित प्रदेश में अनुसूची 1 के तहत बोला गया है संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में। तो संघ शासित प्रदेश कितना है 8 और राज्य की संख्या कितनी है 28 है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा अनुसूची में क्या बोला गया है, तो दूसरा अनुसूची में जो है वेतन की चर्चा है। वेतन विभिन्न पदाधिकारी के वेतन, ठीक है, विभिन्न पदाधिकारी के वेतन की चर्चा है। ओके, अब देखते हैं तीसरा में क्या है, तीसरा में है शपथ, विभिन्न पदाधिकारी के शपथ, ठीक है। क्या बोले, विभिन्न पदाधिकारी के शपथ, ठीक है। किसका शपथ छोड़ के, ठीक है, कौन सी अनुसूची, तीसरी अनुसूची में शपथ की चर्चा है, लेकिन 3 को छोड़ के जो है ये अनुसूची में उसकी चर्चा नहीं है। मतलब 3 कौन आएंगे जो अनुसूची में उसकी शपथ की चर्चा नहीं है। तो पहला प्रेसिडेंट, ठीक है, पहला प्रेसिडेंट, उसके बाद क्या आ जाएंगे, राज्यपाल, ठीक है, और तीसरा क्या आ जाएंगे, वाइस प्रेसिडेंट, मतलब कि उपराष्ट्रपति। तो समझिएगा, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है, मतलब कि इसकी शपथ की जो चर्चा है, इसकी शपथ की जो चर्चा है इसके आर्टिकल में है, ठीक है, इसके आर्टिकल में है। तो क्वेश्चन पूछेगा तीसरी अनुसूची में किसकी चर्चा नहीं है शपथ की, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति की चर्चा नहीं है अनुसूची में। इसका खुद का एक क्या है, आर्टिकल है, ये अपना आर्टिकल के तहत जो है अपना शपथ उपत लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा अनुसूची में क्या बोला गया है, तो चौथा अनुसूची में जो है राज्यसभा की चर्चा है, राज्यसभा की चर्चा है, ठीक है, राज्यसभा की चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो एससी और एसटी की चर्चा, एससी और एसटी की चर्चा है, ठीक है। छठा अनुसूची में क्या है, छठा अनुसूची में, तो छठा अनुसूची में जो है पूर्वोत्तर, पूर्वोत्तर राज्य के प्रशासन की चर्चा है, ठीक है। पूर्वोत्तर 4 राज्य के प्रशासन की चर्चा है। 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि अनुसूची 6 के तहत जो है पूर्वोत्तर 4 राज्यों का प्रशासन। अब ये 4 राज्य कौन कौन आएंगे, तो देखिएगा, याद रखिएगा, ए एम टी एम, ठीक है। तो ए से हो गया असम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है। पूर्वोत्तर 4 राज्यों की चर्चा है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, किस अनुसूची के तहत, तो 6 अनुसूची के तहत, ठीक है। और 7 जो अनुसूची है इसका समझिएगा, 7 अनुसूची, देखिए अनुसूची 7 में जो है शक्ति का विभाजन है, शक्ति का विभाजन, ठीक है। अब शक्ति के विभाजन का अर्थ ये हो गया कि इसमें राज्य को अलग शक्ति है, केंद्र को अलग शक्ति है, और संघ और राज्य दोनों मिल के अलग शक्ति है, तो वो सब हम समझेंगे। तो शक्ति के विभाजन में है, शक्ति का विभाजन मतलब कि सबको अलग अलग शक्ति दिया गया है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, देखिए, ठीक है, शक्ति के विभाजन आपको 3 को देखने को मिलेगा, समझिएगा। पहला राज्य, मतलब राज्य सूची, दूसरा संघ,
सूची। तीसरा समवर्ती सूची, तीसरा समवर्ती सूची। अब ये सब समझने का प्रयास करिएगा। राज्य सूची, राज्य सूची का अर्थ ये हो गया कि राज्य सूची पे जो कानून बनाएंगे ये सिर्फ राज्य बनाएंगे, ठीक है। संघ सूची पे जो कानून बनाएंगे ये सिर्फ केंद्र बनाएंगे, ठीक है। समवर्ती सूची पे जो कानून बनाएंगे ये राज्य प्लस केंद्र दोनों मिलके बनाएंगे, ठीक है। और एक चौथा होता है अपशिष्ट। अपशिष्ट वो चीज को रखे जाते हैं, अपशिष्ट जो है उसमें रखे जाते हैं, जैसे कि एडवांस वर्जन कोई चीज का आ गया, जैसे कंप्यूटर का खोज हो गया, अंतरिक्ष हो गया, ठीक है, ये सब अपशिष्ट में रखे जाते हैं। लेकिन प्राथमिकता देने की बात बोलेंगे कि अपशिष्ट सूची पे किसका अधिकार होगा, तो ये प्राथमिकता में केंद्र का अधिकार होगा, ठीक है, केंद्र का अधिकार होगा। यहां तक का जो है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे। अब समझिएगा, देखिए राज्य सूची, राज्य सूची का आपसे पूछेगा कि राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है, राज्य सूची में विषयों की संख्या कितनी है। तो विषय की संख्या याद रखिएगा। राज्य सूची में जो विषय की संख्या है, देखिए संघ में बोल दिया तो विषय की संख्या 100 है, समवर्ती में बोल दिया कि वर्तमान विषयों की संख्या कितनी है, तो 52 है। लेकिन राज्य सूची में अगर विषय की संख्या अगर आपसे पूछ लिया तो क्या बोलेंगे, अभी वर्तमान में कितना है, 61 है, ठीक है। राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है, 61 है, संघ सूची में 100 है, और समवर्ती सूची में वर्तमान में कितनी है, तो 52 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब राज्य सूची, मतलब राज्य सूची हम किस लिए बोलते थे, किसे बोलते थे, जो सारा कानून राज्य बनाए। तो राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन चीज रखे गए हैं वो चीज देख लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, कृषि, पुलिस, प्रशासन, कृषि, पुलिस और प्रशासन की जो बात बोली गई है ये राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। अब संघ सूची में कौन कौन आएंगे, सेना, जनगणना, बैंक, रेल, सेना, जनगणना, बैंक और रेल, ये सब संघ सूची के अंतर्गत आएंगे। अब समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आएंगे, तो शिक्षा नियोजन, परिवार नियोजन, मजदूर, शिक्षा नियोजन, परिवार नियोजन, और मजदूर, ये सब समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि राज्य सूची में विषय की संख्या पूछ लिया तो 61, पहले 66 थे पर अभी 61 है, ठीक है। संघ सूची में विषय की संख्या 100, समवर्ती सूची में विषय की संख्या 52। अब समझिएगा, राज्य सूची पे कानून कौन बनाएंगे, तो राज्य सरकार। अब राज्य सरकार कौन कौन चीज पे काम करेंगे और किसका अधिकार होगा, जैसे कृषि पे किसका अधिकार, राज्य सूची का, पुलिस पे राज्य सूची का, प्रशासन पे कानून कौन बनाएंगे, तो राज्य सूची का, ठीक है। अब देखिए संघ मतलब केंद्र पे किसका अधिकार होगा, तो केंद्र में सेना पे किसका अधिकार होगा, केंद्र सरकार का। जनगणना कराने का अधिकार किसका है, केंद्र सरकार का। बैंक का जो भी काम होगा ये किसका अधिकार, किसके अंतर्गत आएंगे, तो केंद्र का आएंगे। मतलब केंद्र मतलब क्या हो गया, संघ हो गया, संघ सूची के अंतर्गत रखे गए हैं तो केंद्र बनाएंगे। रेल किसके अंतर्गत आएंगे, तो केंद्र के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब देखिएगा समवर्ती सूची में कौन कौन आएंगे, तो समझिएगा समवर्ती सूची में जो है कानून जो बनाएंगे, दोनों कानून बनाएंगे। जैसे कि शिक्षा पे काम करेंगे तो केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे, इसलिए शिक्षा हो जाएगा समवर्ती सूची, ठीक है। समवर्ती सूची ये सब पे कानून बनाएंगे। परिवार नियोजन पे काम कौन करेंगे, समवर्ती सूची, मतलब दोनों काम करेंगे। मजदूर की अगर बात आएंगे तो मजदूर पे जो भी मतलब उसका ध्यान रखा जाएगा, तो ये दोनों का काम है, राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों का काम है, ठीक है। राज्य सूची और केंद्र सूची मतलब कि राज्य का भी काम है और केंद्र का भी काम है, कोई दिक्कत नहीं है। अपशिष्ट के अंतर्गत कौन आएंगे, तो अपशिष्ट के अंतर्गत आएंगे जैसे साइबर हो गया, कंप्यूटर हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे,
साइबर अंतरिक्ष परमाणु ऊर्जा, साइबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये सब जो है अपशिष्ट के अंतर्गत रखे गए हैं। लेकिन अपशिष्ट सूची पे कानून कौन बनाएंगे, प्राथमिकता किसको देना चाहिए या किसका अधिकार होता है अपशिष्ट सूची पे, तो केंद्र का अधिकार होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, समवर्ती सूची जो है किस देश से लिए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। ठीक है, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिए हैं। और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की अगर भाषा पूछ लिया कि किस देश से लिए हैं, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही लिए हैं। कोई दिक्कत नहीं है। ओके, समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है तो समझिएगा। 8वीं अनुसूची में जो है भाषा, 22 भाषा की चर्चा है। ठीक है, अब 22 भाषा तो आपको याद रखना नहीं है कि कौन कौन से 22 भाषा इसके अंतर्गत आएंगे, तो आपको वो भाषा याद रखना है जो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि एग्जामिनर यही पूछते हैं कि 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो है कौन सी भाषा नहीं आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन नहीं आएंगे समझिएगा, कौन कौन नहीं आएंगे। तो राजस्थानी, भोजपुरी और अंग्रेजी, ये सब जो है 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषा में शामिल नहीं होंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं 9वीं अनुसूची देखते हैं। 9वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, भूमि सुधार के बारे में। भूमि सुधार, भूमि सुधार की चर्चा किस अनुसूची में है, तो 9वीं अनुसूची में है। और 9वीं अनुसूची में जो है भूमि सुधार, मतलब 9वीं अनुसूची को तो आपको बताया ही थी कि प्रथम संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और भूमि सुधार आया कब था, तो 1951 में ही आए थे। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो दल बदल की चर्चा है। दल बदल की चर्चा है। दल बदल का अर्थ ये होगा, जैसे कि एक ले लीजिए RJD और एक ले लीजिए BJP। ठीक है, BJP ले लीजिए। अब देखिए, कोई नेता, जो मान लीजिए कोई ए नेता है, अब मान लीजिए बीजेपी का कोई बी नेता है। ठीक है, समझिएगा। तो ए नेता बोलेगा कि मुझे जो है दल बदलना है, तो अपना दल बदल के वो जा सकता है कहाँ पे, बीजेपी में। अब बी नेता बोलेगा कि मुझे दल बदल के आरजेडी में जाना है, तो वो अपना आ सकता है आरजेडी में। ठीक है, लेकिन ये हम बाद में बताएंगे कि दल बदल किस पे लगता है और किस पे नहीं लगता है। लेकिन दल बदल का अर्थ यही हो गया कि अपना दल बदल सकता है वो। ठीक है, लेकिन इसका डिफिनेशन हम और भी अच्छे से बताएंगे कि दल बदल में जगह जैसे कोई दल बदल लेता है तो उस पर दल बदल लगेगा या नहीं लगेगा, या फिर उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये हम बाद में बताएंगे जब डीप घुसेंगे तब। लेकिन फिलहाल अभी इतना ही याद रखना है आपको कि 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिएगा, यहां लिख देते हैं देखिएगा 11वीं अनुसूची में बोलेगा किसकी चर्चा है, 11वीं अनुसूची में जो है पंचायत की चर्चा है। 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है। ठीक है, और आर्टिकल पूछेगा कि आर्टिकल बोलेगा तो 243 आर्टिकल के तहत जो है पंचायत की चर्चा है। ठीक है, लेकिन अनुसूची बोलेगा तो 11वीं अनुसूची में। 12वीं अनुसूची में किसकी चर्चा है, तो नगर पालिका की चर्चा है। ठीक है, 12वीं अनुसूची में। अब समझिएगा, पंचायत में कितने विषय हैं, तो क्या बोलेंगे 29 विषय है। नगर पालिका में कितने विषय हैं, तो 18 विषय हैं। ये चीज भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनर, तो ये सब चीज आपको देख के जाना है। ओके, तो ये हम आज क्या देखें, अनुसूची देखें। अनुसूची कंप्लीट हम पढ़ लिए। अब हम आगे देखते हैं आर्टिकल के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए, अनुसूची देख लिए, तो हम क्या देख रहे थे, देखिए संविधान में क्या के देखिए, अनुसूची देखिए, अनुसूची। और अनुसूची की संख्या कितनी है, वर्तमान में 12 है। ठीक है, ये हम कंप्लीट देख लिए किस अनुसूची में कौन सी बात बोली गई है। और अब हम देखने वाले हैं
भाग, वर्तमान में भाग कितना है, वर्तमान में भाग 25 है। कितना है? 25 है। लेकिन अभी आपको पढ़ना कितना है? 22 ही पढ़ना है। ओके। और आर्टिकल, आर्टिकल कितना देखना है मुझे? प्रारंभ में कितना आर्टिकल थे? 395 आर्टिकल थे। लेकिन अभी बोलेंगे तो 405 से ज़्यादा आर्टिकल है। लेकिन आपको पढ़ना कितना है? 395 आर्टिकल ही पढ़ना है, क्योंकि इससे ही मतलब आपका क्वेश्चन गिरेगा। ओके। तो क्योंकि संविधान संशोधन करते करते ना ये मतलब आर्टिकल को बढ़ा दिया गया है, लेकिन आपको पढ़ना 395 आर्टिकल ही है, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से 395 आर्टिकल ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो हम अनुसूची देख लिए। अनुसूची की संख्या कितनी थी? 12 थी। भाग, भाग की संख्या प्रारंभ में कितनी थी? 22 थी, लेकिन अभी 25 हो गया है। और आर्टिकल कितना थी, मतलब कितना था पहले? 395, अभी कितना है? 405 हो गया है। तो अनुसूची देख लिए। अब हम देखने वाले हैं आर्टिकल। समझिएगा, भाग पहले देखेंगे भाग 1, और भाग 1 के अंतर्गत जो है कितना आर्टिकल आते हैं? तो 1 से लेके 4 आर्टिकल आते हैं। 1 से लेके 4 आर्टिकल आते हैं। ठीक है। अब देखिएगा, आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4। ठीक है। अब समझिएगा, आर्टिकल 1 में क्या बोला गया है? संघ राज क्षेत्र की चर्चा है। संघ राज क्षेत्र की चर्चा है। ठीक है। आर्टिकल 2 में क्या है? आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है कि संसद जो है विदेशी राज को मिला सकती है। संसद जो है क्या कर सकती है? विदेशी राज को मिला सकती है। संसद क्या कर सकती है? संसद विदेशी राज को मिला सकती है। 2 में क्या बोला गया है कि संसद जो है विदेशी राज को क्या कर सकती है? मिला सकती है। अब जैसे कि विदेशी राज में कौन आते थे? सिक्किम आते थे। सिक्किम आते थे। तो सिक्किम को कब मिलाया गया? 16 मई 1975। 16 मई 1975 ईस्वी को जो है सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। तीसरा में बोला गया है कि संसद जो है किसी भी राज्य की सीमा बदल सकता है या परिवर्तन कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 3 के तहत। जैसे कि बिहार से झारखंड राज्य बना, बिहार से झारखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड अलग हुआ। ठीक है। तो किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है। तो सीमा परिवर्तन किया गया है ना, तो यही तो बोला गया था कि संसद जो है किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन कर सकता है। ठीक है। अब देखिए 4 में क्या बोला गया है? 4 में बोला गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में बात बोली गई है, जो आर्टिकल 2 और 3 में बात बोली गई है, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। फिर से बोल देते हैं, भाग 1 में 1 से लेकर 4 आर्टिकल आते हैं। 1 में क्या बोला गया है? संघ राज क्षेत्र के बारे में बोला गया है, जो वर्तमान में भी कितना है? तो कितना है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 राज्य हैं। ठीक है। और 2 में क्या बोला गया है? संसद किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकती है। तो बोले ही थी 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत का हिस्सा बना लिया गया था। सिक्किम क्या है? विदेशी देश था, पहले विदेशी राज था। तो विदेशी देश को मिला के अपने भारत में मिलाया ना। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 3 में क्या बोला गया था? संसद किसी भी राज्य की सीमा बदल सकती है, सीमा परिवर्तित कर सकती है। तो पहले झारखंड था बिहार में, बिहार से झारखंड अलग हुआ ना, अलग किया ना, किस आर्टिकल के तहत अलग किया गया? तो आर्टिकल 3 के तहत। ठीक है। अब 4 में क्या बोला गया है कि जो आर्टिकल 2 और 3 में बात बोली गई है, इसमें राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोगों को। भाग 1 के अंतर्गत 1 से लेकर 4 आर्टिकल आते हैं। अब देखते हैं भाग 2। भाग 2 अब समझिएगा, भाग 2 में किसकी चर्चा है? तो नागरिकता की चर्चा है, नागरिकता की चर्चा है। और भाग 2 में आर्टिकल कितना से कितना आते हैं? भाग 2 में अगर आर्टिकल पूछ लिया, ठीक है, आर्टिकल अगर पूछ लिया भाग 2 में कितना आर्टिकल आते हैं, तो समझिएगा। हम क्या देखें, भाग 1 में
भाग 1 में 1 से लेके 4 आर्टिकल आते थे, तो भाग 2 में कितना आर्टिकल आएंगे? 5 से लेके 11 आर्टिकल आएंगे। 5 से लेके 11 आर्टिकल आएंगे, ठीक है। तो आपको 5 से लेके 11 आर्टिकल तक नहीं पढ़ना है, मैन आर्टिकल पढ़ना है, क्योंकि अगर हम पूरा आर्टिकल लेके चलेंगे तो पॉलिटिक कभी खत्म नहीं होगा, दिमाग पक जाएगा आपका एकदम पढ़ते पढ़ते। इसलिए सेलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये सीरीज का नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वन शॉट पॉलिटी, ठीक है। जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो भाग 2 में नागरिकता की चर्चा है। और नागरिकता भारत में कैसी नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता है, एक ही या एकहरी नागरिकता है, ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो एक ही नागरिकता है, एकहरी नागरिकता है, ठीक है। और नागरिकता संबंधी कानून कौन बना सकते हैं? तो संसद बना सकते हैं। लेकिन ये अधिकार किसको दिया गया है कानून बनाने का? मतलब कि नागरिकता संबंधी कानून बनाएंगे संसद, लेकिन नागरिकता देने के अधिकार किसको दिया गया है? तो गृह मंत्रालय को सौंपा गया है, गृह मंत्रालय को दिया गया है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे, ठीक है। भारत में कैसी नागरिकता है? एकहरी नागरिकता है, ठीक है। नागरिकता संबंधी कानून को बनाते हैं, संसद बनाते हैं, ओके। नागरिकता संबंधी कानून को बनाते हैं, संसद बनाते हैं। अब देखिएगा 5 से लेके 11 आर्टिकल आते हैं भाग 2 में, लेकिन मुझे 5, 6 और 7, 5, 6, 7 ये आर्टिकल मुझे नहीं देखना है, क्योंकि ये कोई खास आर्टिकल नहीं है, एग्जाम में भी ये नहीं पूछते हैं। तो आर्टिकल मुझे क्या देखना है? 8 से 9 से 10 और 11 आर्टिकल देखना है, ठीक है। मैन आर्टिकल देखेंगे। तो 8 आर्टिकल क्या बोलता है कि अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं, अगर आप विदेश में काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए यूएसए में काम कर रहे हैं, भारत के बाहर आप काम कर रहे हैं, तो भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। भारत के जो आप निवासी हैं और विदेश कमाने के लिए आप चले गए, तो भारत जो है आपसे नागरिकता नहीं छीनेगी, भारत की नागरिकता आपकी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। विदेश में काम कर रहे हैं, विदेश में कमा रहे हैं, विदेश में घूम रहे हैं, तो आर्टिकल 8 में ही ये बात बोला गया है कि आपसे जो है भारत की नागरिकता नहीं छीनेगी, ठीक है। और वही 9 में क्या बोला गया है कि आप विदेश में घूम रहे हैं, विदेश में काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या किए? विदेश की नागरिकता ले लिए, मतलब यूएसए में आप काम कर रहे हैं, ठीक है। यूएसए में काम कर रहे हैं आप, ठीक है। लेकिन काम करते करते क्या आ गया? आपको पसंद आ गया वो देश आपको पसंद आ गया, और पसंद आने के बाद क्या किए? आप वहां रहना स्टार्ट कर दिए, वहां बस गए, वहां की नागरिकता आप ले लिए, वहां की नागरिकता आप ले लिए, तो आपसे क्या करेगा? भारत की नागरिकता आपसे छीन लिया जाएगा, भारत की नागरिकता आपसे छीन लिया जाएगा, ठीक है। तो वही बोला गया है कि 8 में बोला गया है कि आप कमाइए, रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप विदेश की नागरिकता अगर आप ले लेते हैं, तो वही 19 में बोला गया है कि भारत की नागरिकता छीन ली जाएगी आपसे। तो 19 में बोला गया है कि विदेश में सटला तो गेला, सटला तो गेला, ठीक है। कमाइए, कोड़िए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 19 आर्टिकल में बोला गया है कि अगर आप विदेश की नागरिकता ले लेते हैं तो भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी, ठीक है। अब देखिए 10 में बोला गया है, 10 में बोला गया है कि नागरिकता जो है आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी काम नहीं करते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। जैसे कि आप कोई सेना है, अब भारत की कोई सेना भर्ती हुए हैं, कर्नल हैं या फिर लेफ्टिनेंट हैं, कुछ भी हैं, ठीक है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, सारा सूचना कहाँ पहुँचा रहे हैं? विदेश पहुँचा रहे हैं, जो आपको नहीं पहुँचाना चाहिए था। भारत का नागरिकता है आपके पास है, तो आप भारत की सूचना, गुप्त सूचना विदेश अगर पहुंचा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं? देश विरोधी काम कर रहे हैं। तो आपको भारत की नागरिकता देनी चाहिए या कि छीन लेनी चाहिए?
तो वही आर्टिकल में बोला गया है कि भारत की नागरिकता आपसे छीन लेगी। जब आप देश विरोधी अगर कोई काम करते हैं तो भारत की नागरिकता आपसे छीन ले जाएगी। ठीक है, तो वही तो बोला गया है कि आर्टिकल 10 में नागरिकता आपकी तब तक बनी रहेगी जब तक आप कोई देश विरोधी काम नहीं करते हैं। देश विरोधी काम करेंगे तो भारत की नागरिकता आपसे छीन ली जाएगी। अब देखिए आर्टिकल 11, आर्टिकल 11 में क्या बोला गया है? नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाते हैं? तो संसद बनाते हैं। लेकिन ये अधिकार किसको दिया गया है? अधिकार किसको दिया गया है? अधिकार गृह मंत्रालय को दिया गया है। गृह मंत्रालय को दिया गया है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाग 2 में 5 से लेके 11 आर्टिकल आते हैं, जिसमें कि 8 देखे, 9 देखे, 10 देखे, 11 देखे। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। ओके, आप समझिएगा, नागरिकता अगर आपको चाहिए, नागरिकता आपको कैसे मिलती है? नागरिकता लेने की जो है ये 5 विधि है। 5 विधि आपको नागरिकता कैसे मिल सकती है भारत की, तो वो समझिएगा। तो ये जो है जन्म से मिलता है। देखिए ये नागरिकता जो मिलती है, ये मिलती है नागरिकता लेने की कितना विधि है? 5 विधि है। नागरिकता लेने की कितनी विधि है? 5 विधि है। पहला क्या है? अगर आप भारत के निवासी हैं तो नागरिकता आपको मिल जाएगी, या फिर माँ बाप में कोई भी अगर भारत के निवासी हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी, तो वंश के आधार पे। दूसरा है कि भारत में अगर आप जन्म लेते हैं, भारत में अगर आप जन्म लेते हैं तो भी आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है। तीसरा है किसी क्षेत्र को मिलाने पर, किसी क्षेत्र को अगर मिला लिया जाता है भारत के द्वारा, तो आपको पता ही था ना कि सिक्किम को जो मिलाया गया था, सिक्किम को 16 मई 1975 को मिलाया गया था, कि सिक्किम पहले भारत का हिस्सा था नहीं था, तो विदेशी देश को मिलाया ना, तो वही बोला गया है किसी क्षेत्र को मिलाने पे भी भारत की नागरिकता आपको मिल जाएगी। तो सिक्किम को जो मिलाया गया था तो सिक्किम के लोग को भारत की नागरिकता देंगे ना आप, तो वही तो बोला गया है कि तीसरा बोला गया है कि किसी क्षेत्र को मिलाने पे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा बोला गया है, ठीक है, चौथा क्या बोला गया है? चौथा बोला गया है क्या कि पंजीकरण और देशीकरण। देखिए चौथा बोला गया है पंजीकरण, और पंजीकरण करने के लिए 7 वर्ष चाहिए, और देशीकरण, पांचवा क्या है? देशीकरण। अब दोनों समझिएगा। पंजीकरण मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि भारत में आप 7 साल से रह रहे हैं, 7 साल से अगर भारत में रह रहे हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी। आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म। क्या कर सकते हैं? पंजीकरण मतलब क्या हो गया? आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 7 साल से भारत में रहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? आप अप्लाई कर सकते हैं, पंजीकरण कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिएगा देशीकरण के लिए क्या होता है? 10 साल। 10 साल आप भारत में रहते हैं, ठीक है। 10 साल से आप क्या कर रहे हैं? कला हो गया, संस्कृति हो गया, ठीक है। ये सब अगर आपके पास गुण है और भारत में रह के ये सब गुण आप प्रदर्शित कर रहे हैं, तो कला संस्कृति के क्षेत्र के आधार पे आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। तो नागरिकता लेने की 5 विधि कौन कौन है? वंश है तो भी ले सकते हैं, जन्म हो गया भारत में ले सकते हैं, किसी क्षेत्र को मिला लिए, सिक्किम को मिलाए थे तो दिया ना, तो भी ले सकते हैं। ठीक है। चौथा है पंजीकरण, भारत में 7 साल से रहते हैं तो भी नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देशीकरण, कला संस्कृति अगर आपके पास गुण है तो आप भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, ये 5 विधि है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखने वाले हैं हम लोग भाग 3। क्या देखेंगे? भाग 3 देखने वाले हैं। ठीक है। अब देखिएगा भाग 3 में किसकी चर्चा है? तो मूल अधिकार की चर्चा है। मूल अधिकार की चर्चा है। अगर आर्टिकल पूछ लिया आपसे कि भाग 3 में कितने आर्टिकल आते हैं, तो भाग 2 में कितना आर्टिकल आते थे? 5 से 11 आते थे। तो अब कितना आएंगे? अब आएंगे 12 से लेके 35 आर्टिकल, 12 से लेके 35 आर्टिकल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए क्या देखने वाले थे? भाग 3। ठीक है, भाग 1 से लेके 2 तक देख लिए। भाग 1 में क्या देखे?
भाग 1 में आर्टिकल जो है 1 से लेके 4 तक आते हैं, ठीक है। भाग 2 में आर्टिकल कितना आते थे, तो भाग 2 में जो है आर्टिकल 5 से लेके 11 आते थे, ये देख लिए। हम क्या देखने वाले हैं, भाग 3, और भाग 3 में आर्टिकल कितना आते हैं, तो 12 से लेके 35 आते हैं, ठीक है। आप समझिएगा, तो भाग 3 हम देखने वाले हैं, यहां समझते हैं भाग 3, ठीक है। आप समझिएगा आर्टिकल कितना आते हैं, तो 12 से लेके 35 आते हैं, 12 से लेके 35 आर्टिकल आते हैं भाग 3 में, ठीक है। आप समझिएगा भाग 3 में मतलब कि आर्टिकल जो है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 आते हैं, तो भाग 3 में किसकी चर्चा है, मूल अधिकार की चर्चा है, मूल अधिकार की चर्चा है, ठीक है। मूल अधिकार का अर्थ क्या हो गया, मुझे बोलने का आज़ादी है, मुझे घूमने का आज़ादी है, ये क्या है, आपका मूल अधिकार है। आपका अगर मूल अधिकार हनन होता है तो आप कहाँ चल जाते हैं, न्यायालय जाते हैं, न्यायालय में बोलते हैं कि मेरा मूल अधिकार का हनन किया गया है, बोलते हैं ना। तो वही जो है मूल अधिकार की जो चर्चा है ये भाग 3 में और आर्टिकल 12 से लेकर 35 में आते हैं। अब देखिए मूल अधिकार की अगर बात आ गया तो मूल अधिकार जो लिए हैं ये किस देश से लिए हैं, तो यूएसए से देश से लिए हैं, ठीक है। मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, मूल अधिकार का रक्षक पूछेगा आपसे कि इसका रक्षक कौन होता है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों जो है मूल अधिकार का रक्षक होता है, ठीक है। मूल अधिकार अगर आपका हनन होता है तो आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मूल अधिकार अगर आपका हनन होता है तो आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो हाई कोर्ट बोलेगा तो आर्टिकल 226, सुप्रीम कोर्ट अगर जाना है तो आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हैं, मूल अधिकार अगर आपका हनन होता है तो, ठीक है। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है। आप समझिएगा मूल अधिकार, मूल अधिकार पे प्रतिबंध, मूल अधिकार पे जो है प्रतिबंध कौन लगा सकता है, मूल अधिकार पे प्रतिबंध कौन लगा सकता है, तो प्रतिबंध 2 व्यक्ति लगा सकता है, ठीक है। एक संसद, एक राष्ट्रपति। संसद जो मूल अधिकार पे प्रतिबंध लगाएंगे ये अस्थाई प्रतिबंध लगाएंगे, हमेशा के लिए लगा सकते हैं। तो अस्थाई प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं मूल अधिकार पे, संसद। अस्थाई प्रतिबंध कौन लगा सकते हैं, तो राष्ट्रपति। अस्थाई प्रतिबंध राष्ट्रपति और अस्थाई प्रतिबंध कौन लगाएंगे, संसद लगाएंगे, ठीक है। संसद की चर्चा किस आर्टिकल में है, 79 में है, और राष्ट्रपति की चर्चा बोलेगा तो राष्ट्रपति की चर्चा 52 से लेके 61 तक आते हैं, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब समझिएगा ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जो प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, ऐसे कौन से आर्टिकल हैं जिसपे प्रतिबंध कभी भी नहीं लगाया जा सकता है, तो 20 और 21 आर्टिकल ऐसे हैं जिस पे कभी भी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है। ये समझ में आ गया, ये आपका डेफिनेशन था। अब धीरे धीरे समझते हैं। तो भाग 3 में क्या था, भाग 3 में 12 से लेके 35 आर्टिकल आते हैं, तो समझते हैं। 12 हो गया, 13 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं कि किस आर्टिकल में कौन सी बात बोली गई है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। देखिए 12 में क्या है, तो 12 जो है ये परिभाषा है। किसकी परिभाषा है, तो मूल अधिकार की परिभाषा है, मूल अधिकार की परिभाषा। 13 में क्या है, 13 में है मूल अधिकार पर रोक, ठीक है, आर्टिकल 13 में बोला गया है, ठीक है। आर्टिकल 13 में क्या बोला गया, मूल अधिकार पे रोक। 14 में क्या बोला गया है, समानता का अधिकार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखिएगा, तो ये सब आर्टिकल है, ये सब आर्टिकल है। 12 में क्या है, मूल अधिकार की परिभाषा है। 13 में क्या है, मूल अधिकार पे रोक। जैसे कि कहने का अर्थ ये हो गया कि मूल अधिकार की परिभाषा है 12 में, लेकिन 13 में बोला गया है कि अगर
आपको मूल अधिकार दिया गया है, बोलने का अधिकार दिया गया है, चलने का अधिकार दिया गया है, घूमने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो आपको बोलने का अधिकार दिया गया है, तो आपको क्या मतलब, बोलने का अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आप कुछ भी बोल देंगे, आप किसी को गरिया देंगे, गाली दे देंगे। तो वही आर्टिकल 13 में बोला गया है कि अगर आपका मूल अधिकार किसी के दूसरे मूल अधिकार, किसी दूसरे के मूल अधिकार का हनन कर रहा है, आपको बोलने का अधिकार है, सही बात है, लेकिन आप गाली तो नहीं दे सकते हैं। आपको घूमने का अधिकार है, बात सही है, लेकिन आप किसी के बेडरूम में तो जाकर नहीं घूम सकते हैं। तो वही बोला गया है कि आपके मूल अधिकार पे रोक लगा दिया जाएगा आर्टिकल 3 के तहत, ठीक है। इसीलिए बोलना है तो गरिमा में बोलिए, घूमना है तो लिमिट होकर घूमिए। जहां घूमने का अधिकार है, भारत के कोई भी राज्य में आप घूम सकते हैं, लेकिन किसी के बेडरूम में तो घूम नहीं सकते आप, किसी के बाथरूम में तो नहीं घुस जाएंगे आप। तो ये घूमने का अधिकार दिया गया, मतलब घूमिए लेकिन गरिमा में रह के सब चीज़ करिए, ठीक है। इसका गलत उपयोग करेंगे तो आर्टिकल 13 लगा के जो है मूल अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा, रोक लगा दिया जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 14 में क्या बोला गया है? समानता का अधिकार है। आर्टिकल 14 में क्या है? समानता का अधिकार है। चाहे वो जात, चाहे वो कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कुछ भी हो, समानता का अधिकार है, मतलब सबको समान अधिकार दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 14 में बोला गया है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, फिर से समझते हैं इसको, 14 से लेके 15 तक फिर समझते हैं। 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, प्लस 14 देखते हैं। 14 में बोला गया है विधि के समक्ष समानता, ठीक है। अब इसे समझने का प्रयास करेगा। विधि के समक्ष समानता का अर्थ ये हो गया, विधि मतलब क्या हो गया? कानून। तो कानून की नजर में क्या होना चाहिए? सब समान है। कानून की नजर में क्या होना चाहिए? समान है। देखते होंगे कि न्यायालय में अगर कोई व्यक्ति जा रहा है तो कटघरा होता है, कटघरा में चाहे आप डीएम हो, एसपी हो, कितनो बड़ा अधिकारी हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, सब वही कटघरे में खड़ा होता है और अपना बात रखते हैं ना। तो वही बोला गया है कि कानून की नज़र में सब समान है, विधि के समक्ष। विधि के समक्ष मतलब विधि के सामने, कानून के सामने सब समान है। ये कौन, किस आर्टिकल में बोला गया है? आर्टिकल 14 में बोला गया है। 15 आर्टिकल में क्या बोला गया है? 15 आर्टिकल में क्या बोला गया है? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता, ठीक है। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर समानता, जाति, धर्म, लिंग के आधार पे क्या है? समानता। कहने का अर्थ हो गया, आप जाति कोई भी रहिए, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। धर्म आप कोई भी रहिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, आप भेदभाव नहीं कर सकते। लिंग, आप फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। सबके लिए क्या है? समानता है। तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पे समानता किस आर्टिकल में बोला गया है? 15 में। 16 में देखिए क्या बोला गया है। 16 में बोला गया है लोक नियोजन की समानता, समानता, ठीक है, मतलब कि नौकरी में समानता, ठीक है। अब 16 के 4 में बोला गया है कुछ कंडीशन में जो है बोला गया है कि एससी हो और एसटी हो, इसमें जो है आपको थोड़ा सा छूट की बात बोलेगी, छूट दिया गया है, नौकरी में थोड़ा सा छूट दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 17 में क्या बोला गया है? अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, ठीक है। और आर्टिकल 17 के तहत ही सती प्रथा पे रोक लगाया गया था, ये चीज याद रखिएगा। और सती प्रथा पे रोक किसके द्वारा लगाया गया था? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा लगाया गया था, ठीक है। कब लगाया गया था सती प्रथा पर रोक? 1829 में। उसमें गवर्नर कौन थे? विलियम बेंटिंक थे, ये चीज भी आपको याद रखना है। तो 17 में क्या बोला गया है? अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत का अंत। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जैसे कि आपको कोई छू लिया, कोई नीचा जात का लोग आपको थोड़ा सा छू लिया, तो
आप ये नहीं कर सकते हैं कि आप जाके हाथ धो लेंगे, आपसे हाथ मिला लिया तो आप हाथ नहीं धो सकते हैं। अगर आप उससे भेदभाव कर रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं, तो उसका मूल अधिकार क्या बोलता है कि वो न्यायालय जा सकता है, क्योंकि न्यायालय पहले ही बोल दिया कि मूल अधिकार का रक्षक कौन होगा, न्यायालय होगा। 32 आर्टिकल के तहत वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, 226 आर्टिकल के तहत वो हाई कोर्ट जा सकता है। तो मूल अधिकार का रक्षक कौन होगा, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट होता है, और ये इस आर्टिकल के तहत जो है वो न्यायालय जा सकता है। तो आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं, छुआछूत नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जो आप छुआछूत कर सकते हैं। जैसे कि देश में कोरोना आए थे, देश में कोरोना आए थे, तो आपको कोरोना अगर हो गया है तो आप कहीं भी घुस जाएंगे, कहीं भी किसी को छू देंगे। अगर उस समय अगर आपसे कोई भेदभाव कर रहा है तो वो आप क्या बोलेंगे कि मुझे मूल अधिकार दिया गया है, हम छूछा करेंगे? तो नहीं, ये लोक कल्याण की बात हो रही है। आपके छूने से उसको नुकसान पहुंच रहा है, तब आप भेदभाव कर सकते हैं। अगर आपको हम छुए और आपको नुकसान पहुंच रहा है, तब आप भेदभाव कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे छूने से अगर आपको कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है, तब आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो कुछ कंडीशन में आप भेदभाव कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 में जो है उपाधि का अंत, उपाधियों का अंत बोला गया है, ठीक है। आप समझिएगा, इसमें बोला गया है कि अंग्रेज का दिया हुआ, अंग्रेजी या फिर अंग्रेज का दिया हुआ उपाधि आप नहीं रख सकते हैं, आगे में नहीं लगा सकते। जैसे दरोगा, आप दरोगा बन गए तो क्या आप कैसे लगाएंगे, दरोगा फल्लमा कुमार, आप आगे में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब उपाधि जो है रोक लगा दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत। आप अंग्रेज का दिया हुआ उपाधि नहीं रख सकते हैं, आगे में नहीं लगा सकते हैं। तो उपाधियों का अंत, और यही आर्टिकल के तहत जो है भारत रत्न दिया जाता है। और भारत रत्न की शुरुआत कब हुए थे, 1954 में हुए थे। 1954 में 3 लोग को पुरस्कार दिया गया था भारत रत्न के, ठीक है। ओके, एक सीवी रमन थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे और राधा कृष्ण थे, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है। 19 देखते हैं, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है, आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में क्या बोला है, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 19 में क्या बोला गया है। आर्टिकल 19 में आपको 1 से लेकर 6 तक पढ़ना पड़ेगा। देखिए आर्टिकल 19 में बोला गया है, मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप कोई बात जो है अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोल सकते हैं, समाज के सामने रख सकते हैं आर्टिकल 19 के तहत। झंडा फहराने का अधिकार, ठीक है, घूमने का अधिकार, बसने का अधिकार, ये आर्टिकल 19 में आते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन होता है। जैसे आर्टिकल 19 के 1 में आप किसी के सामने अपना बात रख सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, तो ये समझिएगा। आर्टिकल 19 के 1 में क्या बोला गया है, आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, अपना बात रख सकते हैं समाज के सामने। आर्टिकल 2 में क्या बोला गया है, आप सभा कर सकते हैं। आर्टिकल 19 के 3 में क्या बोला गया है, सब 19 है, ठीक है, सब जो है 19 के 1, 19 के 2, 19 के 3, 19 के 4, 19 के 5, 19 के 6, 19 के 7, ठीक है, ये हम समझाने जा रहे हैं। तो 19 के 1 में क्या बोला गया है, अभिव्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। 19 के 2 में क्या बोला गया है, आप सभा कर सकते हैं। 19 के 3 में क्या बोला गया है, 19 के 3 में आप संगठन बना सकते हैं। समझिएगा, आप किसी के सामने बात रखें, ठीक है, आप अच्छा बोलने जानते हैं तो आप 19 के 2 में सभा कर सकते हैं। आप अच्छा बोलने के साथ साथ अच्छा संगठन बना सकते हैं, तो 19 के 3 में आप संगठन बना लीजिए, ठीक है। 19 के 4 में क्या बोला गया है, चारों ओर आप घूम सकते हैं। मतलब कहाँ पे, भारत में आप कहीं भी आप जो है घूम सकते हैं चारों ओर, ठीक है। 19 के 4 में ये बात बोला गया है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। 19 के 5 समझिएगा, 19 के 5 में क्या बोला गया है, चारों ओर घूम सकते हैं। तो 19 के 5 में आप क्या कर सकते हैं, बस सकते हैं। भारत के कोई जगह आप घूम सकते हैं, मतलब घूम रहे हैं, जम्मू कश्मीर घूम रहे हैं, हिमाचल प्रदेश घूम रहे हैं, लेकिन आपका मन हो गया, आपको जो है जम्मू कश्मीर पसंद आ गया, तो आप जम्मू कश्मीर जाके बस सकते हैं। आपको हिमाचल प्रदेश पसंद आ गया तो आप हिमाचल प्रदेश में जाके बस सकते हैं। तो 19 के 5 में बसने की आज़ादी है। 19 के
6 में 19 के 6 में जो है क्या कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। ठीक है, 19 के 6 में क्या कर सकते हैं, संपत्ति खरीद सकते हैं। 19 के 7 में क्या है, 19 के 7 में जो है आप व्यवसाय कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। 19 के ए में क्या है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप जो है समाज के सामने अपना बात रख सकते हैं। 19 के 2 में क्या है, आप सभा कर सकते हैं। 19 के 3 में क्या है, आप संगठन बना सकते हैं। 19 के 4 में क्या है कि आप भारत के कोई भी जगह आप घूम सकते हैं। 19 के 5 में क्या है कि आप 4 में आप चारों ओर घूम गए। ठीक है, तो घूमते घूमते क्या करेंगे, आपको कोई जगह पसंद आ गया तो 19 के 5 में आप बस सकते हैं। 19 के 6 में क्या बोला गया है, आप बसने के साथ साथ क्या करेंगे, ऐसे तो नहीं बच जाएंगे, ऐसे तो नहीं बच जाएंगे, ऐसे तो नहीं बच सकते हैं। बसने के लिए क्या चाहिए, आप संपत्ति खरीद सकते हैं, तो आप संपत्ति खरीद सकते हैं। ठीक है, 19 के 7 में क्या है, आप व्यवसाय कर सकते हैं। और व्यवसाय कौन होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। लीगल मतलब क्या हो गया, जो सरकार के नज़र में सही हो। ऐसा नहीं कि गोली बारूद बम का व्यवसाय करने लगे आप। ठीक है, ये तो इलीगल है, तो आप व्यवसाय कर सकते हैं लीगल। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो 19 के 6 तक हम देख लिए। ठीक है, 19 के 6 तक देख लिए। तो भाग 3 में आर्टिकल जो है 12 से 35 आते थे। ठीक है, तुम कितना तक देख लिए, 19 आर्टिकल तक देख लिए। 19 आर्टिकल जो है 1 से लेके 6 तक देख लिए। 19 के 1 से लेके 6 तक आर्टिकल देख लिए, 7 तक देख लिए। ठीक है, अब देखने वाले हैं हम लोग आर्टिकल 20, आर्टिकल 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 26 तक देखते हैं। ठीक है, समझिएगा। आर्टिकल 20 में बोला गया है कि एक अपराध की एक सजा। आर्टिकल 20 में क्या बोला गया है, एक अपराध की एक सजा। एक अपराध की एक सजा। अब इसे समझने का प्रयास करिएगा। और सजा जो होगी, सजा जो होगी उस समय कानून के हिसाब से होगी जिस समय वो अपराध किए थे। जैसे समझिएगा कि 10 साल पहले वो किसी को मतलब मान लीजिए किसी का मर्डर कर दिए थे। मान लीजिए किसी का मर्डर कर लिया, किसी को मार दिए थे 10 साल पहले, किसी को मार दिए थे। और 10 साल पहले सजा था कि अगर आप मर्डर करते हैं तो आपको 5 साल की जेल होगी, 5 साल की जेल होगी। ठीक है, 5 साल की जेल होगी। अब वो सजा काट रहा है, वो बोला कि मर्डर किए हैं 5 साल का सजा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब सजा जो है मर्डर करने की, मतलब किसी को मारने की सजा जो है अब क्या है, फांसी है। अब क्या है, फांसी है। अब क्या है, फांसी है। तो वो जो व्यक्ति 5 साल जेल काट रहा था, तो ऐसा तो नहीं होगा कि उस समय वो कानून के हिसाब से वो जिस समय वो अपराध किया था तो उसके अकॉर्डिंग वो सजा काट रहा है। लेकिन अब जो है, अब कर दिया गया है कि आप किसी को अगर मारते हैं, पीटते हैं या मर्डर कर देते हैं तो आपको जो है फांसी की सजा दिया जाएगा, फांसी की सजा दिया जाएगा। ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या होगा, घबरा जाएगा। तो इसीलिए बोला गया है कि जिस समय वो अपराध किया था और जिस समय जो कानून था उसी के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा, ना कि इस समय जो कानून बना है उसके हिसाब से उसको सजा दिया जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गया, ये सब समझ गए होंगे आप लोग। ओके, अब देखिएगा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या है, निजता का अधिकार। आर्टिकल 21 में क्या है, निजता का अधिकार। ओके, और आर्टिकल 21 के तहत ही जो है आप क्या करते हैं,
निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आप समझिएगा आर्टिकल 21 के तहत आप क्या क्या कर सकते हैं वो समझिएगा। जैसे कि हेलमेट चेक होता है। आप बाइक चलाते हैं तो पुलिस प्रशासन क्या करते हैं, हेलमेट चेक करते हैं। ठीक है, अगर आप हेलमेट नहीं पहने हैं तो चालान काट देता है। ठीक है, लेकिन वो क्या कर रहा है, सेफ्टी के लिए कर रहा है कि आपकी सुरक्षा बनी रहे। किस आर्टिकल के तहत करते हैं, आर्टिकल 21 के तहत करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 21 एक ऐसा आर्टिकल है जैसे मोबाइल में आप प्राइवेसी लगाए, किस आर्टिकल के तहत लगाए, आर्टिकल 21 के तहत लगाए। आप मनपसंद शादी कर लेते हैं किसी व्यक्ति से, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, आपका कोई मोबाइल का प्राइवेसी खोल नहीं सकता है। अगर वो खोलता है बिना पूछे आपसे तो आप कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि मूल अधिकार का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। तो आर्टिकल 21 में क्या क्या बोला गया है, निजता का अधिकार बोला गया है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है। ठीक है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता क्या हो गया, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि आप प्राइवेसी लगाए हैं मोबाइल में क्या है आपका क्या नहीं है। अगर आपको कोई खोल लिया प्राइवेसी और सब देख लिया, वीडियो वायरल कर दिया या फिर कोई भी चीज़ है ऐसा जो नहीं करना चाहिए, तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का आपका क्या हुआ, हनन हुआ। तो ये आर्टिकल जो है 32 के तहत वो कहाँ जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और आर्टिकल 226 के तहत वो कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार का रक्षक कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होते हैं। तो आर्टिकल 21 में क्या बोला गया है, निजता का अधिकार, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आप अपना जान भी नहीं खुद ले सकते हैं, आर्टिकल 21 में बोला गया है। अगर आप जान लेना चाहेंगे, अगर जान लिए खत्म हो गए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप बच गए तो भी पुलिस आपके ऊपर कार्रवाई करेगी, बोलेगी कि आप अपना जान कैसे ले सकते हैं, क्यों लिए, क्या बात है, आपके ऊपर कार्रवाई होना स्टार्ट हो जाएगा। आप ये मत समझिएगा कि मेरा जान है तो हम अपना जान ले लेंगे, नहीं ले सकते हैं अपना जान। ये भी आर्टिकल 21 में ही बोला गया है। ठीक है, आप अपना जान भी नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 22 में क्या बोला गया है समझिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 22 में क्या बोला गया है, देखिए ये सब तो स्वतंत्रता का अधिकार ही है। ठीक है, आर्टिकल 22 में बोला गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। गिरफ्तारी से क्या है, संरक्षण बोला गया है। ठीक है, गिरफ्तारी से संरक्षण। आप समझिएगा ये कैसे होता है, गिरफ्तारी संरक्षण मतलब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, किसी व्यक्ति को क्या किया, गिरफ्तार किया, मान ली गिरफ्तार किया। ठीक है, तो गिरफ्तार ऐसे नहीं कर सकता है वो। अगर पुलिस प्रशासन आपके पास आता है तो उसे रीजन बताना पड़ेगा, वारंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए बोला गया है गिरफ्तारी से संरक्षण। तो अगर आपको गिरफ्तार करता है तो पुलिस प्रशासन क्या दिखाएंगे, वारंट दिखाएंगे, क्योंकि आपका अधिकार है बोलने का कि आप मुझे किस बेसिस पे गिरफ्तार कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, किस बेसिस पे क्या कर रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, आप इसी के तहत जो क्या कर सकते हैं, आप जो है अपना मन पसंदीदा वकील रख सकते हैं, मन पसंदीदा जो है वकील रख सकते हैं। ठीक है, अगर आप गिरफ्तार हो भी गए तो आर्टिकल 22 के तहत जो आप मन पसंदीदा वकील रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 23 में क्या है, 23 में बोला गया है बलात् श्रम निषेध। बलात् श्रम निषेध का अर्थ ये हो गया कि आप बेगारी नहीं करवा सकते किसी से। ठीक है, कोई मान लीजिए मजदूर है, मजदूर को 8 घंटा ही काम करने का मान है तो आप उसे 12 घंटा काम नहीं करवा सकते हैं। अगर आप करवाते हैं तो आप क्या करा रहे हैं, बेगारी करवा रहे हैं, बलात् श्रम कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, बिना पैसे का आप काम नहीं करवा सकते हैं। उसका मन है 8 घंटा काम करना है तो वो 8 घंटा काम करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। तो बलात् श्रम निषेध की चर्चा आर्टिकल 23। आर्टिकल 24 में क्या बोला गया है, 14 से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 14 वर्ष के कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उससे आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते हैं, जैसे कि लोहा उद्योग हो गया, पटाखा उद्योग हो गया, जो उसको नुकसान पहुंचे, जो उसको समझ नहीं है करने का। ठीक है, तो 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। ठीक है,
25 में क्या बोला गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की बात बोली गई है। ठीक है, समझिए अंतःकरण का अर्थ समझिए। देखिए, मान लीजिए आप हिंदू हैं, अब हिंदू से आपको मुस्लिम धर्म पसंद आ गया। ठीक है, तो आप हिंदू हैं लेकिन आप चाहें कि हम मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं? अपना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 25 बोलता है अंतःकरण की स्वतंत्रता। आपकी आत्मा जिस धर्म को मानने के लिए तैयार है, आप वो धर्म जो है मान सकते हैं, अपना सकते हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता। और 25 आर्टिकल के तहत ही जो है सिख लोग क्या रखते हैं? तलवार रखते हैं। ठीक है, जूटी बांधते हैं, मतलब सर पे जो बांधते हैं। ठीक है, और क्या बांधते हैं? कंघा रखते हैं, कारा पहनते हैं, कारा मतलब ये मठिया पहनते हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 के तहत, क्योंकि उसको अधिकार है, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, उसको अधिकार है, आप उसे रोक नहीं लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है, बाकी 26, 27, 28 ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 29 समझिएगा, 29 जो है ये इंपॉर्टेंट है, बाकी ये इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, इसलिए ये हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, 29 समझिएगा। 29 बोला गया है अल्पसंख्यक की रक्षा एवं सुरक्षा की बात बोली गई है। ठीक है, अल्पसंख्यक की रक्षा एवं सुरक्षा की बात बोली गई है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया, कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति है, क्या है? अल्पसंख्यक व्यक्ति है। ठीक है, अल्पसंख्यक व्यक्ति है। ओके, जैसे ईसाई धर्म वाले लोग जो भी है, मतलब जैसे वो उघाड़े रहते हैं, कपड़ा नहीं पहनते, उघाड़े रहते हैं। ठीक है, लेकिन वो लोग चाहेंगे कि मेरे साथ आके पढ़े, तो हम उसे भगा नहीं सकते हैं कि नहीं भाई तुम उघाड़े रहते हो, तुम कपड़ा नहीं पहनते हो, हम जो है तुम लोग के साथ नहीं पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो लोग को हम भगा नहीं सकते हैं, क्यों? पहले भी बोल दिया है कि अल्पसंख्यक की रक्षा एवं संस्कृति की रक्षा। अगर उसका इच्छा है मेरे साथ पढ़ने का, तो वो पढ़ सकता है, हम उसे भगा नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लिए हैं? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट लिए हैं कि अगर आप हनन करते हैं, उसको आप पढ़ने नहीं देते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट वो आ सकते हैं। तो अल्पसंख्यक की रक्षा की बात बोली गई है आर्टिकल 29 के तहत। कोई दिक्कत नहीं है, वो जब चाहे वो मेरे साथ बैठ सकता है, पढ़ सकता है, रह सकता है। ठीक है, हम उसे भगा नहीं सकते हैं। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 30 में क्या बोला गया है समझिएगा। आर्टिकल 30 में क्या बोला गया है? आर्टिकल यही बात बोला गया है कि ठीक है, अल्पसंख्यक लोग जो है मेरे साथ पढ़ना नहीं चाहते हैं, उसको ऑकवर्ड फील हो रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, भाई हम उघाड़े रहते हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा है वो लोग के साथ पढ़ना। ठीक है, तो वो जो है अपना संस्थान खोल सकता है, ठीक है, कि सरकार से वो गुजारिश करेंगे कि हम जो है अपना संस्थान खोलना चाहते हैं, हम ये लोग के साथ नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये लोग मुझे पढ़ने नहीं दे रहे हैं, लेकिन मुझे पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम अपना अलग संस्थान खोलना चाहते हैं। तो आर्टिकल 30 के तहत जो वो संस्थान अपना खोल सकते हैं, और इसका खर्चा जो है कौन उठाएंगे? तो सरकार इसका खर्चा उठाएंगे, उसको अलग संस्थान बना के देंगे, अलग विद्यालय बना के देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्पसंख्यक को अलग संस्थान खोलने की जो है बात बोली गई है आर्टिकल 30 में, अल्पसंख्यक की रक्षा की बात बोली गई है आर्टिकल 29 में। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा आगे, आर्टिकल 31 में जो है संपत्ति की चर्चा है, जो अब संपत्ति नहीं, मतलब संपत्ति को जो है अब क्या बोला गया है? कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आर्टिकल 31 में क्या है? संपत्ति। ठीक है, पैतृक संपत्ति जो भी है, पिता उता की संपत्ति जो भी है, तो अब क्या होता था कि जैसे कि सरकार को रेल मतलब पटरी बिछाना था और आपका घर आगे में आ जाता है, तो आप क्या बोलते थे कि हम नहीं, अपना घर नहीं देंगे, अपना ज़मीन नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि मेरा संपत्ति का अधिकार है। ठीक है, तो सरकार को प्रॉब्लम होने लगता था कि भाई मुझे यहाँ से ट्रेन गुजारना है, दिक्कत हो जाएगा। तो अब जो है संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, अब जिसका भी जमीन है, जिस भी व्यक्ति का जमीन है, उसको थोड़ा बहुत पैसा दे देगा,
ठीक है, अगर वो माना तो ठीक है, नहीं तो पैसा जो है न्यायालय में वो दे देगा। ठीक है, बोला कि जाके ले लेना तुम, ठीक है, हम तुम्हारे घर पे या फिर तुम्हारी ज़मीन पे हम अपना रेल बिछाएंगे, तुमको जो करना है कर लो। क्यों? क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बन गया है। आप माने तो ठीक है, नहीं तो सरकार आपसे ज़मीन लेके अपना जो करना होगा कर सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संपत्ति के अधिकार को जो कानूनी अधिकार बनाया गया है, तो ये आर्टिकल जो है 300 के को में रख दिया गया है। ठीक है, और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया गया तो समझिएगा, 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है। और उस समय पीएम कौन थे? तो उस समय जो पीएम थे मोरारजी देसाई थे। मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में मोरारजी देसाई जब उसमें पीएम थे, तो वो जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। पहले संपत्ति का अधिकार आते थे आर्टिकल 31 में, अब आते हैं आर्टिकल 300 के को में। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है उपचार का अधिकार है। ठीक है, संविधान की आत्मा पूछेगा किस आर्टिकल को बोलते हैं, तो आर्टिकल 32 को बोलते हैं। ठीक है, उपचार का अधिकार है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। ठीक है, आप समझिएगा, आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार की रीट की बात बोली गई है। 5 प्रकार की रीट। ठीक है, पहला रीट क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा रीट क्या है? ठीक है, दूसरा रीट क्या है? दूसरा रीट है परमादेश। तीसरा रीट क्या है? तीसरा रीट है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा की बात बोली गई है। और चौथा रीट क्या है? चौथा रीट है प्रतिषेध। और 5वां रीट जो है वो क्या है? उत्प्रेषण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा ध्यान से, आर्टिकल 32 को उपचार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, मतलब संवैधानिक उपचार का अगर बोलेगा किस आर्टिकल में बोला गया है, तो संवैधानिक उपचार के बारे में तो आर्टिकल 32 में बोला गया है। ठीक है, और संविधान की आत्मा पूछेगा तो आर्टिकल 32 को ही बोलते हैं। और आर्टिकल 32 के तहत जो है 5 प्रकार की रीट की चर्चा है। और 5 प्रकार की रीट कौन कौन है तो समझिएगा। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा है प्रतिषेध। ठीक है, और 5वां है उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण। अब धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। तो पहले देखते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहले क्या देखते हैं? पहला देखते हैं हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या होता है समझिएगा। इसमें जो है कोई व्यक्ति को अगर पुलिस के द्वारा या कोई अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, तो 24 घंटा के अंदर क्या करना पड़ेगा? उसको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। 24 घंटा के अंदर वो उसको न्यायालय में पेश करना पड़ेगा। अगर वो पुलिस प्रशासन 24 घंटा के अंदर अगर न्यायालय में पेश नहीं कर पाया, तो उसको जो है एक्सक्यूजेस देना पड़ेगा कि हुजूर, न्यायालय को बताना पड़ेगा कि हुजूर तेल खत्म हो गया था, ठीक है, छुट्टी का दिन था, ठीक है, तब उसका बात सुना जाएगा। अगर वो एक्सक्यूजेस नहीं देता है और 24 घंटा के अंदर पेश नहीं करता है, तब जो है जो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था उसका बात सुना जाएगा और पुलिस को फटकार लगाया जाएगा कि क्यों नहीं ला पाए आपके ऊपर कार्रवाई होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, दूसरा है परमादेश। दूसरा क्या है? परमादेश। अब समझिएगा ध्यान से। परमादेश का अर्थ ये हो गया लापरवाही। परमादेश का क्या अर्थ हो गया? लापरवाही। ठीक है, परमादेश का अर्थ क्या हो गया? लापरवाही। ठीक है, दूसरा परमादेश का अर्थ क्या होगा? लापरवाही। अब समझिएगा, कोई डॉक्टर है, ठीक
ठीक है, या कोई टीचर है, उसका टाइम है 10 बजे आने का। जैसे डॉक्टर की बात बोलते हैं, डॉक्टर का टाइम है 10 बजे आने का। जो सदर हॉस्पिटल है या फिर सरकारी अस्पताल हैं, प्राइवेट है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्राइवेट में कौन कार्रवाई करेगा, प्राइवेट में तो अपना खोल रहे हैं, अपना चला रहे हैं। तो वही बोला गया है कि कोई डॉक्टर है, सरकारी डॉक्टर है, उसका टाइम है 10 बजे आने का। अब वो आ कितना बजे रहा है, 11 बजे आ रहा है, 12 बजे आ रहा है, और मरीज़ आके वेट कर रहा है, बुखार से तड़प रहा है। ठीक है, अब डॉक्टर आएंगे तो इलाज होगा। ठीक है, तो डॉक्टर क्या कर रहा है, लापरवाही कर रहा है। तो वही बोला गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति या अधिकारी या कोई भी चीज़ अगर लापरवाही करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, उसके ऊपर परमादेश लगाया जाएगा। परमादेश का अर्थ ये हो गया कि न्यायालय के द्वारा आदेश दिया जाएगा कि उसके ऊपर कार्रवाई करिए, क्योंकि वो लापरवाही दिखा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा है अधिकार परीक्षा। तीसरा क्या है, तीसरा है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ समझिए। अधिकार परीक्षा का अर्थ ये हो गया कि आप अधिकार से ज़्यादा उड़ नहीं सकते हैं। जैसे कि चालान काटने का अधिकार है, कम से कम जिसको 1 स्टार है, कम से कम जो ASI है उसको चालान काटने का अधिकार है। लेकिन चालान अगर आपके गाड़ी का कांस्टेबल भी काट रहा है, हवलदार भी काट रहा है, तो क्या कर रहा है, वो अधिकार का गलत उपयोग कर रहा है। आपका तो अधिकार है नहीं, तो उसके ऊपर क्या लगाया जाएगा, अधिकार परीक्षा। आप अधिकार के विरुद्ध काम किए, इसलिए अधिकार परीक्षा आपके ऊपर लगाया जा रहा है। ठीक है, प्रतिषेध समझिएगा। ठीक है, अधिकार परीक्षा समझ में आ गया, प्रतिषेध समझिएगा। चौथा प्रतिषेध। चौथा क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का अर्थ ये हो गया, जैसे मान लीजिए हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, और एक क्या होते हैं, सुप्रीम कोर्ट होते हैं। एक हाई कोर्ट होते हैं, एक सुप्रीम कोर्ट होते हैं। ये उच्च होता है, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की चर्चा जो है आर्टिकल 124 में, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, समझिएगा। और वो हाई कोर्ट की चर्चा आर्टिकल 214 में, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। ठीक है, समझिएगा। प्रतिषेध में समझिएगा, हाई कोर्ट, हाई कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उच्च हो गया, हाई कोर्ट से बड़ा होता है। तो समझिएगा कि प्रतिषेध क्या होता है। इस सुप्रीम मतलब हाई कोर्ट जो है, हाई कोर्ट गलती कर रहा है जो उसको नहीं करना चाहिए। जैसे कोई मुकदमा आया, अब वो मुकदमा कहाँ जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए, लेकिन वो कार्रवाई करना स्टार्ट कौन कर दिया, हाई कोर्ट कर दिया। ठीक है, तो उच्च न्यायालय जो होता है, ये सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, ये फटकार लगाएंगे, उसको रोकेंगे कि रुको, ये मेरा है, ये मेरा मुकदमा है, या फिर ये इस कोर्ट में आना चाहेगा, या फिर इस न्यायालय का ये मुकदमा है, ये आपका अधिकार नहीं है ये करने का। तो उसके ऊपर हाईकोर्ट क्या करेगा, उत्प्रेषण लगा, क्या करेगा, प्रतिषेध लगा देगा, रोक लगा देगा। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि जो मुकदमा हाईकोर्ट को नहीं सुनाना चाहिए, वो मुकदमा सुनाने जा रहा था, मतलब कि गलती कर रहा था, कर रहा था, गलती कर रहा था। तो वही गलती कर रहा था पे सुप्रीम कोर्ट जो रोक लगाएंगे हाई कोर्ट पे, उसे बोलते हैं हम लोग प्रतिषेध। कोई दिक्कत नहीं है। उत्प्रेषण समझिएगा। उत्प्रेषण क्या होता है कि हाई कोर्ट गलती कर चुका है, कर चुका है वो गलती, अब उससे ठीक नहीं किया जा सकता है, कर चुका है, तब वो सुप्रीम कोर्ट बुलाएगा उसको, बोले कि कौन गलती किया है तुम दिखाओ, बताया कि हुजूर ऐसे 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 गलती हो गया। तो अब जो वो सुधारने का काम करेगा उसी को बोलते हैं हम लोग उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं, उत्प्रेषण। गलती कर रहा है तो प्रतिषेध, गलती कर दिया है तो उत्प्रेषण। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोग को। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो समझिएगा। 32 तक देख लिए, रीट भी देख लिए, 33 आर्टिकल समझिएगा। 33 में बोला गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मीडिया लोग जो सूचना देने लगते हैं, तो कुछ सूचना को रोक लगा दिया गया है। मीडिया लोग जो है वो सूचना को क्या करेंगे, गुप्त रखेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा। मतलब कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में, देखते होंगे मीडिया लोग जो है, नचनिया लोग, कुछ भी दिखाने लगते हैं मीडिया में, कुछ भी। ठीक है, समोसा का दाम 5 रुपये से 10 रुपये काहे हो गया, कुछ भी दिखाने लगते हैं। तो मीडिया की गुप्त सूचना मतलब गुप्त रखा गया है। ठीक है, तो ये बोला गया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में मीडिया लोग समाचार जो देते हैं, आज तक, ABP न्यूज़, ये सब क्या है, मीडिया ही तो है। तो कुछ भी मतलब उसको जो है रोक लगा दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में कुछ ऐसी बात है जो देश के बाहर नहीं जाना चाहिए, तो कुछ उसको क्या है, रोक लगा दिया गया है। ठीक है,
34 में देखिए क्या बोला गया, 34 में बोला गया है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लॉ हो सकता है, सेना का कानून लगाया जा सकता है, जिसे बोलते हैं मार्शल लॉ। ठीक है, तो भारत के किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लगाया जा सकता है, और जहां सेना का कानून लग जाता है वहां केंद्र का शासन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो 34 और 33 समझ में आ गया। 35 कुछ खास है नहीं, 35 में बस नॉर्मल है, चर्चा उर्चा बोला गया है कि मूल अधिकार के चर्चा की विधि की बात बोली गई है, तो वो सब इंपॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, तो समझिए क्या देखे, भाग 1 देखे, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक आते थे भाग 1 में। भाग 2 देखे, भाग 2 में आर्टिकल 5 से लेके 11 तक आते थे। भाग 3 देखे, भाग 3 में जो है आर्टिकल 12 से लेके 35 तक आते थे। अब देखने वाले हैं भाग 4 देखने वाले हैं। भाग 4 में जो है आर्टिकल 36 से लेके 51 आते हैं। ठीक है, अब समझिएगा भाग 4 में किसकी चर्चा है, तो समझिएगा भाग 4 में जो है ये नीति निर्देशक तत्व की चर्चा है, जिसे बोलते हैं DPSP। ठीक है, भाग 4 में किसकी चर्चा है, नीति निर्देशक की चर्चा है। ठीक है, और आर्टिकल 36 से लेके 51 आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीति निर्देशक तत्व जो लिए हैं ये किस देश से लिए हैं, तो आयरलैंड से लिए हैं। ठीक है, केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो, केटी शाह ने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक अपनी इच्छानुसार भुगतान करते हैं, केटी शाह ने कहा था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36, 37, ठीक है, आर्टिकल 38। तो पहले 36 समझते हैं। देखिए 36 में जो है DPSP की क्या है, परिभाषा की बात बोली गई है। इसका परिभाषा है, कुछ खास है नहीं। 36 में क्या बोला गया है, यही चीज तो यहां लिख दी है, परिभाषा है। ठीक है, 37 में क्या बोला गया है कि आप न्यायालय नहीं जा सकते। 38 में क्या बोला गया है, लोक कल्याण के बारे में। ठीक है, पहले लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको धीरे धीरे समझा देंगे। ठीक है, और 39 में क्या बोला गया है, 39 में बोला गया है, 39 के घो याद रखिएगा, 39 के घो, समान काम का समान वेतन। और एक और है, आते हैं 39 का को, निःशुल्क विधि सहायता। 39 के घो बोलेगा तो समान काम के लिए समान वेतन, 39 के को बोलेगा तो निःशुल्क विधि सहायता। तो धीरे धीरे समझते हैं, 36 से लेके 39 तक पहले समझते हैं। देखिए 36 में तो परिभाषा है, और 37 में क्या है, न्यायालय नहीं जा सकते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि DPSP एक स्टेट है, एक राज्य है। ये राज्य वो राज्य नहीं है, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये वो राज्य नहीं है। यहाँ पे अधिकार सरकार का होता है। ठीक है, जैसे बिजली विभाग, बिजली उसका मन होगा 5 घंटा देंगे, तो आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते कि नहीं आपको देना पड़ेगा 10 घंटा, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक स्टेट है। वो स्टेट मतलब समझ रहे हैं, ये वो एक राज है, राज, यूपी बिहार राज नहीं, उसका अलग राज है, ये समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 36 में परिभाषा और 37 में बोला गया है कि न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो समझिएगा, सरकार की तरफ से अगर कोई लाभ मिल रहा है आपको, जैसे कि राशन पानी कुछ भी दे रहा है, अगर आपको वो नहीं देगा तो क्या करेंगे आप, चिल्लाएंगे? चिल्लाने से कोई फायदा नहीं है। पहले ही बोल दिया 37 में कि आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। ठीक है, 37 में न्यायालय नहीं जा सकते हैं। 38 में क्या है, लोक कल्याण के हित में सरकार आप लोग के लिए क्या करती है, कुछ कदम उठाती है। कदम क्या उठाती है, राशन कार्ड बनवाती है, राशन कार्ड बनवाते हैं। ठीक है, बिजली उपलब्ध करवाते हैं ना, लोक कल्याण के हित में। ठीक है, तो लोक कल्याण के हित में करवाते हैं, तो आर्टिकल 38 के तहत करवाते हैं। लेकिन अगर वो नहीं करवाएंगे, बिजली नहीं देंगे, पानी नहीं देंगे, तो आप क्या कर सकते हैं,
चिल्लाएंगे? नहीं चिल्ला सकते हैं, क्योंकि 37 में पहले ही बोल दिया है कि न्यायालय आप नहीं जा सकते हैं। 38 में लोक कल्याण की बात बोली गई है। तो लोक कल्याण समझ में आ गया कि लोक कल्याण क्या होता है। सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिल रहा है ये लोक कल्याण के हित में ही वो करते हैं। और जैसे अभी एक इलेक्शन है तो देखते हैं कैसा लोभ देता है कि हम पेंशन जो है 1,000 नहीं 5,000 कर देंगे, 4,000 कर देंगे, 2,000 कर देंगे। लोभी तो दे रहे हैं, तो लोक कल्याण के हित में कर रहे हैं। अगर वो सरकार बन जाते हैं तो वो अपना अपना क्या करते हैं, लोभ देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसके ऊपर लागू होता है जिसका सरकार बना हुआ है। ठीक है, समझिएगा। 39 के घ में क्या है, समान काम के लिए समान वेतन। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, उससे कोई मतलब नहीं है, समान काम के हो उसको समान वेतन देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप सरकार की नज़र में अगर वो काम कर रहे हैं तो। 39 के क में क्या है, निःशुल्क विधि सहायता। निःशुल्क विधि सहायता का अर्थ समझिएगा, जैसे कि कोई गरीब है, विधि मतलब क्या हो गया, कानून। जैसे कोई गरीब है, उसको नॉलेज नहीं है केस कैसे किया जाता है, जैसे उसको मार धार करके उसका कपार कान फोड़ दिया, तो गरीब आदमी है, उसको नॉलेज नहीं है, तो उसको निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएगा। कानून की तरफ, कानून जब पुलिस थाना जब जाएंगे ना वो, तो उससे पूछेगा क्या हुआ आपको, तो बताएंगे कि ऐसे ऐसे मेरा सर उड़ फोड़ दिया है, हम केस करना चाहते हैं, लेकिन केस कैसे होता है हमको ही पता नहीं है। तो पुलिस प्रशासन या कानून के जो भी अधिकारी होंगे उसको समझाएंगे, बैठाएंगे, वो बताएंगे कि आप आधार कार्ड लाओ, आप कुछ एप्लीकेशन लिखो, तो वो निःशुल्क विधि सहायता दिया जाएंगे। कानून की तरफ से सलाह दिए जाएंगे कि ऐसे होता है, आप ऐसे FIR करिए। ठीक है, तो निःशुल्क विधि सहायता हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब देखिएगा, अब है 40 में क्या है, पंचायत की चर्चा है। पंचायत की चर्चा, आर्टिकल 40 में क्या है, पंचायत की चर्चा है। ठीक है, आर्टिकल अब देखिएगा 41, 42, 43, ये तीनों समझिएगा। तीनों को याद रखना है, 2 मो नो। ठीक है, दमन याद रखना है, दमन। 2 से हो गया दशाओं में, समझिएगा ध्यान से। दशाओं में जैसे कोई विकलांग व्यक्ति है तो सरकार उसे क्या देती है, कुछ सहायता देती है। दशा देख के क्या देती है, साइकिल देती है। विकलांग वाला जो भी साइकिल होता है, विकलांग साइकिल देती है। ठीक है, तो कुछ दशाओं में क्या देखा, दशा देख के देखा, दशा उसका सही था नहीं था, विकलांग था, बेचारा अपंग था, तो कुछ दशाओं में क्या दिया उसको, सरकारी सहायता दिया गया। ठीक है, तो 41 में कुछ दशाओं में सरकारी सहायता। अब देखिए 42 में क्या हो गया, मोह मतलब क्या हो गया, मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता। प्रसूति सहायता का अर्थ ये हो गया, कोई महिला प्रेग्नेंट है या फिर बाल बच्चा जब हो जाते हैं तो सरकार की तरफ से क्या देते हैं, कुछ लाभ देते हैं ना सरकार की तरफ से लाभ, कुछ जैसे कि 5,000 हो गया या फिर 6,000 हो गया, उसको देते हैं कि आप अच्छा से खाओ पियो। ठीक है, या फिर कोई प्रसूति है या फिर सरकार के कोई कर्मचारी है और महिला है और लेकिन वो प्रेग्नेंट है, तो सरकार उसे कुछ लाभ देगी, कुछ महीने के लिए उसको बेड रेस्ट देगी कि आप थोड़ा सा रेस्ट करिए। ठीक है, ये 2-3 बच्चा पे ही किया जा सकता है। ओके, तो कुछ सहायता दिया जाता है, किस आर्टिकल के तहत, 42 आर्टिकल के तहत। तो मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता सरकार की तरफ से दिया जाता है, किस आर्टिकल के तहत, 42 के तहत। 43 समझिएगा, 43 मतलब क्या हो गया, नो। क्या क्या देखे, दमन। ट्रिक क्या है, दमन। 2 से दशाओं में जैसे विकलांग को दिया, मो से क्या हो गया, मनोचित दशाओं में प्रसूति सहायता, महिला हो गया। और नो से क्या हो गया, निर्वाह योग मजदूरी। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि कोई सरकार का कर्मचारी है, सरकार के अंदर कोई काम कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको इतना पैसा दिए जाएंगे उसके काम का निर्वाह के लिए कि आराम से आप घर द्वार पैसा भेज सको, रख सको, आराम से जीवन यापन कर सको। तो निर्वाह योग मजदूरी की बात बोली गई है आर्टिकल 43 में। समझ में आ गया होगा आप लोग को। ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 44 समझिएगा। 44 में बोला गया है समान सिविल सहायता, और ये लागू कहाँ पे है, तो गोवा में लागू है, याद रखिएगा। ठीक है, 45 देखिएगा, 45 में क्या बोला गया, 45 में बोला गया है 0 से 6 वर्ष के बच्चों को, 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको क्या दिया जाएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान रखना चाहिए,
स्वास्थ्य पे ध्यान रखना, स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाएगा। आंगनबाड़ी खुलते हैं ना, आंगनबाड़ी खुलते हैं, ठीक है। शिक्षा दिया जाएगा बच्चा को, 0 से 6 वर्ष के क्या बच्चा को, ओके, याद रखिएगा। तो 0 से 6 वर्ष के बच्चों को जो है स्वास्थ्य पे ध्यान रखने के लिए सरकार कुछ कदम उठाएगी, ठीक है। शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा आर्टिकल 45 के तहत। लेकिन नहीं देगा तो कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 37 से पहले ही बोल दिया कि न्यायालय नहीं जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 में जो है SC और ST का कुछ विशेष व्यवस्था की बात की गई है, कुछ विशेष व्यवस्था। जैसे कि ST और ST को सताया जा रहा है तो वो क्या कर सकते हैं, महिला आयोग होते हैं, ST आयोग होते हैं, SC आयोग होते हैं, कुछ व्यवस्था किया गया है, ठीक है। ओके, SC ST का कुछ व्यवस्था किया गया, विशेष व्यवस्था की बात बोली गई है आर्टिकल 46 में। 47 देखिए, आर्टिकल 47 में क्या बोला गया है, पोषा युक्त आहार, ठीक है। बिहार में जो शराब बंद है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 47 के तहत। मतलब पोषायुक्त आहार का अर्थ ये हो गया कि सरकार के तरफ से जो है आपकी सेहत को ध्यान में रखते हुए सरकार ये कदम उठाएगी कि आपका सेहत अच्छा से बना रहे, पोषायुक्त आहार प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है, अच्छा भोजन उपलब्ध करवाएंगे, ठीक है। तो ये पोषायुक्त आहार की बात बोली गई है, ओके, स्वास्थ्य की बात बोली गई है, सरकार का ये दायित्व होगा। लेकिन नहीं करेगा तो ऐसा कुछ कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले ही बोल दिया है 37 में कि न्यायालय नहीं जा सकते हैं, ठीक है। 48 देखते हैं, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिएगा। 48 में बोला गया है पशुपालन, पशुपालन के बारे में, और पशु हत्या पर रोक। जैसे कि दुधारू पशु है तो आप क्या कर सकते हैं, उसका हत्या नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पशु कोई भी हो, गाय हो, बैल हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है। पशु हत्या पर रोक की बात बोली गई है। दुधारू पशु है तो आप उसका हत्या नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दुधारू पशु हत्या पर रोक बोला गया है किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 48 के तहत, ठीक है। 49, आर्टिकल 49 समझिएगा। आर्टिकल 49 में बोला गया है राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा। आप समझिएगा, राष्ट्रीय स्मारक में कौन आते हैं, जैसे कुतुब मीनार हो गया, लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है। ये सब क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है, तो इसकी रक्षा कौन करेंगे, सरकार करेंगे, जिसके अंदर वो आएंगे। जैसे कुतुब मीनार, लाल किला, ये सब कहाँ है, तो वो दिल्ली में है, दिल्ली में है ना, तो उसका रक्षा करने की जिम्मेदारी किसके पास है, सरकार के पास है। तो राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा की बात बोली गई है आर्टिकल 49 में। 50 में बोला गया है कि न्यायालय और कार्यपालिका, न्यायालय और कार्यपालिका का पृथक्करण की बात बोली गई है। मतलब कि न्यायालय मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग किया गया है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया गया है। न्यायपालिका का काम क्या है, न्याय करना, तो इसका काम अलग है। कार्यपालिका का काम क्या है, कार्य करना। तो ये जो है, ये दोनों को जो अलग किया गया है आर्टिकल 50 के तहत किया गया है। मतलब 50-50 करके आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा आगे, आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 में बोला गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। और भारत जो है यूएनओ का जो सदस्य बना था, यही 51 आर्टिकल के तहत बना था, ठीक है। 51 आर्टिकल के तहत जो है यूएनओ का सदस्य बने थे भारत, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग, तो देख लेते हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ये लगभग हम देख लिए, आर्टिकल भी देख लिए, ठीक है। भाग 1 में क्या आते थे,
1 से लेके 4 आर्टिकल, ठीक है। भाग 2 में 5 से 11, भाग 3 में 12 से 35 आर्टिकल और भाग 4 में 36 से 51 आर्टिकल आते थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब भाग जो है 4 के को देखते हैं। भाग 4 के को में जो है मूल कर्तव्य की बात बोली गई है। मूल कर्तव्य, और किस देश से लिए हैं तो रूस से लिए हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिएगा प्रारंभ में जो है मूल कर्तव्य 0 थे, लेकिन 76वां, देखिए 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, तो मूल कर्तव्य पूछेगा तो आर्टिकल कितना में आते हैं, आर्टिकल 4 के को में आते हैं। किस देश से लिए हैं तो रूस देश से लिए हैं, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और 42वां मूल संविधान संशोधन मतलब कि स्वर्ण सी समिति के सिफारिश पे 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ये चीज भी आपको याद रखना है, ओके। वर्तमान में पूछेगा कि वर्तमान में कितना मूल कर्तव्य है, तो लगभग 11 मूल कर्तव्य है, देख लीजिएगा, ओके। देखिए अब देखिए 11 मूल कर्तव्य मतलब 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में जो है, ठीक है, 2 में जो है 86वां संविधान संशोधन के तहत 2002 में 11वां मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, ओके, ये चीज याद रखना है, ओके। चलिए अब देखिए, अब हम देखने वाले हैं भाग 5 जो काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 5, और भाग 5 में 52 से लेके 151 आर्टिकल आते हैं। भाग 5 में 52 से लेके 151 आर्टिकल आते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और भाग 5 में जो है संघ की चर्चा है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, जो एग्जाम के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भाग 5 में संघ की चर्चा है और 52 से लेके 151 आर्टिकल आते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। अब देखिएगा 52 से लेके 61 किसकी चर्चा है, तो राष्ट्रपति की चर्चा है, ठीक है। अब देखिएगा राष्ट्रपति की बात आ गई तो समझिएगा, इसका ट्रिक याद रखिएगा, पकानी को का दुयो दशम, ठीक है। पो से क्या हो गया, देखिए पहले देखिए आर्टिकल समझ लीजिए, 52, 53, 54, 55, 56, दुयो 57, 58, 59, 60, 61। अब समझिएगा 52 में क्या है, 52 में क्या है, पद है, राष्ट्रपति की पद की चर्चा है। 53 में क्या है, 53 में कार्यपालिका की चर्चा है, कार्यपालिका, ठीक है। 54 में क्या है, निर्वाचन, किसकी निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की चर्चा है 54 में। 55 में क्या है, 55 में कोटा की चर्चा है, कोटा, ठीक है, मतलब कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है अनुपातिक पद्धति पे जो होते हैं निर्वाचन, ये आर्टिकल 55 में बोला गया है, ठीक है। 56 में क्या है, 56 में कार्यकाल की चर्चा है, कार्यकाल, और राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना साल का होता है, 5 साल का होता है। 57 में, अब देखिएगा 57 में दो आया, दो मतलब राष्ट्रपति की
दोबारा निर्वाचन की चर्चा है, मतलब एक राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति बन सकते हैं, जैसे कि राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये दोबारा राष्ट्रपति बने थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे 58 समझिएगा। 58 में क्या है? यो मतलब क्या हो गया? राष्ट्रपति की योग्यता की चर्चा है। 59 में क्या है? 59 में क्या है? दशाएं एवं शर्त की चर्चा है। ठीक है, और वो क्या है 59 में? और 60 में क्या है? 60 में राष्ट्रपति की शपथ की चर्चा है, शपथ। 61 में क्या है? तो 61 में राष्ट्रपति जो महाभियोग लगते हैं उसकी चर्चा है। ओके, अब इसे धीरे धीरे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, अब देखिए पद आ गया। पद, तो राष्ट्रपति का जो पद लिए हैं ये किस देश से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए हैं। ओके, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिए हैं, जो आर्टिकल 52 के तहत आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 53 में क्या है? कार्यपालिका। ठीक है, कार्यपालिका जो है क्या होगा राष्ट्र का? तो कार्यपालिका जो है संघ की कार्यपालिका। संघ मतलब क्या हो गया? केंद्र। संघ मतलब क्या हो गया? केंद्र। यही बात बोला गया है, केंद्र की कार्यपालिका का प्रधान होगा। लेकिन ये कौन सा प्रधान होगा? तो औपचारिक प्रधान होगा। ठीक है, क्या बोले? 53 में क्या है? 53 में कार्यपालिका का प्रधान होगा। कौन होगा? तो राष्ट्रपति होगा। लेकिन ये जो होंगे औपचारिक प्रधान होंगे, मतलब संघ की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे। 54 में क्या है? निर्वाचन। 54 में क्या है? निर्वाचन। अब देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? राज्यसभा, लोकसभा सभी भाग लेते हैं। ठीक है, 54 में क्या है? देखिएगा, यहां से समझिएगा। चौवन में क्या है? निर्वाचन। अब देखिए इसके निर्वाचन में कौन लेंगे भाग? राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, कौन कौन लेंगे भाग? राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए 54 में क्या बोला गया था? 54 में बोला गया था राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे? तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। ठीक है, राज्यसभा की चर्चा जो है आर्टिकल 80 में आते हैं, लोकसभा की चर्चा आर्टिकल 81 में आते हैं, और विधानसभा की चर्चा आर्टिकल लगभग 70 में आते हैं। ठीक है, 170 में आते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब समझिएगा ध्यान से, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग नहीं लेते हैं? तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और विधानसभा के मनोनीत और विधान परिषद के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। आर्टिकल 55 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा ये अनुपातिक पद्धति के आधार पर होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 56 में बोला गया है राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, जो 5 साल का होता है। आर्टिकल 57 में क्या बोला गया है? राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन, जो कि एग्जाम्पल में आप रख सकते हैं राजेंद्र प्रसाद। मतलब आर्टिकल 57 में बोला गया है कि राष्ट्रपति का दोबारा निर्वाचन हो सकता है। जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जो है दोबारा निर्वाचित हुए थे ना, तो आर्टिकल 57 के तहत ये सब हुए थे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 58 में क्या है? योग्यता के बारे में। 58 में क्या है? योग्यता के बारे में। यहां लिख देते हैं 58 में क्या है? योग्यता। देखिए अब योग्यता में क्या होना चाहिए? राष्ट्रपति के योग्यता में क्या क्या होना चाहिए? ठीक है, योग्यता में क्या क्या होना चाहिए? पहली बात तो ये भारत का नागरिक होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए योग्यता में। ठीक है, 35 वर्ष आयु पूरा कर लेना चाहिए, और पागल या दिवालिया इसका नहीं निकला हो, तब जो है ये राष्ट्रपति से निर्वाचित हो सकते हैं, राष्ट्रपति बनने लायक है। ये सब चीज समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट आप लोग। तो 58
देखिए 58 में क्या था, राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में था। अब योग्यता में क्या क्या होना चाहिए, तो योग्यता में जो है 35 वर्ष आयु पूरा कर लेना चाहिए। ठीक है, पागल या दिवालिया उसका नहीं निकला हो। ठीक है, ये सब चीज़ याद रखिएगा। और तो ये सब कंडीशन होता है, पागल दिवालिया ना हो, और सबसे जरूरी बात, भारत का वो नागरिक हो। कौन है, राष्ट्रपति। ये योग्यता के बारे में बोला गया है। अब दशाएं और शर्त समझिएगा। 59 में क्या है, दशाएं एवं शर्त। अब दशाएं शर्त में क्या है समझिएगा। दशाएं और शर्त में क्या है कि पहली बात तो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। ओके, या सरकारी नौकरी नहीं करना चाहिए। 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होना चाहिए, मतलब गवाह जिसे बोलते हैं, गवाह होना चाहिए। ठीक है, ये सब चीज़ होना जरूरी होता है। और सबसे जरूरी बात, 15,000 जमानत राशि होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 1/6 वोट नहीं लाते हैं, राष्ट्रपति अगर 1/6 वोट नहीं लाता है, तो यही जमानत राशि जो है इसको जब्त कर लिया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखते हैं आगे। 60 में क्या बोला गया है, राष्ट्रपति की शपथ। 60 में शपथ किसका, राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के CJI मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति का शपथ। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत, मतलब आर्टिकल 60 के तहत। आर्टिकल 61 में क्या है, महाभियोग, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगते हैं आर्टिकल 61 के तहत लगते हैं। अब महाभियोग का कंडीशन समझिएगा। महाभियोग प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्य का, जब मतलब 1/4 सदस्य का जो है मतलब कि जरूरी है, मतलब 1/4 सदस्य की अनुपस्थिति 1/4 सदस्य जो है अगर वो वोट कर दिया कि हाँ राष्ट्रपति पर जमानत, मतलब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगनी चाहिए, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग सकता है। लेकिन ये क्या है, प्रारंभ करने के लिए कि आप प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन अगर पारित करना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगना चाहिए या फिर लग गया, तो पारित करने के लिए कितना चाहिए, 2/3 बहुमत चाहिए, मतलब 66%। याद रखिएगा कि राष्ट्रपति में महाभियोग प्रारंभ कर रहे हैं तो 25% कम से कम वोट होना चाहिए सदस्य का कि हाँ लगना चाहिए राष्ट्रपति में महाभियोग। ठीक है, लेकिन पारित करने के लिए 66% वोट चाहिए। ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो राष्ट्रपति के बारे में देख लिए। ओके, अब समझिएगा राष्ट्रपति जो है जैसे कि राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है, तो किस आर्टिकल के तहत करते हैं, तो 80 के 3 के तहत जो है 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ये चीज भी आपको याद रखना है। राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्लस उप राष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन विवाद होते हैं, ठीक है, इसका निपटारा या फिर इसको सुलझाते कौन है। जैसे कि मान लीजिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी विवाद हो गया, ठीक है, तो किस आर्टिकल के तहत जो है ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगा इसको, तो आर्टिकल 71 के तहत, आर्टिकल 71 के तहत इसको सुलझाएगा। ठीक है, यह बोला गया है आर्टिकल 71 में। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। ओके, अब देखते हैं आर्टिकल 72। आर्टिकल 72 देखिएगा। आर्टिकल 72 में क्या है, आर्टिकल 72 में जो है राष्ट्रपति क्षमा दान कर सकता है। ठीक है, चाहे वो मृत्यु की सजा हो, कोई भी सजा हो, या फिर सेना की सजा हो। ठीक है, ये सब सजा माफ करने का अधिकार जो है आर्टिकल 72 के तहत है राष्ट्रपति को। ये चीज भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
तो 61 तक जो है, 52 से लेके 61 तक जो है राष्ट्रपति की चर्चा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति, ठीक है। एक चीज छोड़ दिए थे कि मान लीजिए राष्ट्रपति को महाभियोग लगाना है तो किस सदन से प्रारंभ होगा, तो ये जो है राज्यसभा हो या लोकसभा हो, ये किसी भी सदन से प्रारंभ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति के बारे में पूछ लिया कि उपराष्ट्रपति का महाभियोग किस सदन से प्रारंभ होगा, तो ये सिर्फ राज्यसभा से प्रारंभ हो सकता है। ये सब अभी हम बताएंगे, ठीक है। अब देखिए उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है आर्टिकल 63 से लेके 69 तक है उपराष्ट्रपति की चर्चा, ठीक है। अब देखिए इसका एक ट्रिक याद रखना है आपको, उसरानिकाचुस, ठीक है, समझिए। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब समझिएगा, उपराष्ट्रपति का पद 63, उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा का सभापति होगा, सभापति, कितना आर्टिकल 64, पद की चर्चा 63, ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि राष्ट्रपति जब नहीं रहते हैं तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जो काम करते हैं उपराष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत काम करते हैं, तो आर्टिकल 65 के तहत करते हैं, ठीक है। और 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की बात बोली गई है, जो कि राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है, ये सब भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। 67 में क्या है, ठीक है, 67 में ये सब देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग पहले। हाँ, तो क्या देखें, उपराष्ट्रपति की जो चर्चा है 63 से लेकर 69 तक है, याद रखिएगा। इसका ट्रिक होता है उसरानिकाचुस, ठीक है, समझिएगा। उसरानिकाचुस मतलब उ से क्या हो गया, उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद जो है आर्टिकल 63 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति जो है क्या होता है, राज्यसभा का सभापति होता है आर्टिकल 64 के तहत। उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक के राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। जब राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब कार्यवाहक के रूप में कौन काम करेंगे, उपराष्ट्रपति काम करेंगे, ठीक है। 66 में क्या है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बोला गया, मतलब कि इसमें भाग कौन लेंगे, तो लोकसभा, राज्यसभा, लेकिन विधानमंडल इसमें भाग नहीं लेते हैं, याद रखिएगा। 67 में क्या बोला गया है, उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में, उपराष्ट्रपति का जो भी कार्यकाल होंगे, तो कितना होता है उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, 5 वर्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में बोला गया है। 68 में बोला गया है चुनाव के बारे में, 68 में क्या बोला गया है, चुनाव के बारे में। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि उपराष्ट्रपति के चुनाव की कोई निश्चित सीमा नहीं तय की गई है, लेकिन इतना बोला गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगर खाली पद अगर रहता है तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है वह शीघ्र करा लेना चाहिए, ये बोला गया है आर्टिकल 68 में, ठीक है। 69 में बोला गया है राष्ट्रपति को शपथ के बारे में, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 69 के तहत। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी जो है इससे बाहर क्वेश्चन नहीं गिरेगा, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है। तो जो बन सकता था पॉलिटी वो हम करा दिए हैं। बाकी इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा क्लास हम नहीं करा पाएंगे, ठीक है। सफोकेशन हो रहा है, मतलब रूम के अंदर करवा रहे हैं, गर्मी भी लग रहा है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे, हो सकेगा तो पूरा कंप्लीट करा देंगे पॉलिटी। लेकिन फिलहाल इतना भी अगर आप कर लेते हैं तो 50% से ज़्यादा आप कवर कर लिए हैं, ठीक है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएंगे एकदम बिल्कुल जो है 50% ज़्यादा आप कवर कर लेंगे, बना के आएंगे, ठीक है। ये सब टॉपिक जरूरी है, इसलिए हम करा दिए। चलिए इस वीडियो में इतना रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।